तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिट 5, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस लाइक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या प्रोसेस में, काम करने के तरीके में या फिर कल्चर में। तो उन चेंजेस को हैंडल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी चेंजेस को मैनेजमेंट करना उसी चेंजेस के मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो ये चैप्टर कम्प्लीटली मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में है। और तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि उन चेंजेस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि उन चेंजेस को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि स्मूथली काम चल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता क्या है। यानी कि चेंज यानी कि बदलाव, मैनेजमेंट यानी कि उस बदलाव का मैनेजमेंट करना। यानी कि चेंज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, प्रोसेस या कल्चर में बदलाव को हैंडल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्ट्रक्चर, प्रोसेस या कल्चर में बदलाव हो सकता है। तो चेंज मैनेजमेंट में हम उन्हीं सारे बदलाव को हैंडल करते हैं। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल, टीम और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक नए तरीके से काम करने के लिए गाइड करना, और ये इंश्योर करना कि ये बदलाव सफलतापूर्वक अडॉप्ट किए जाए। जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए तरीके या रूल्स लाए जाते हैं तो चेंज मैनेजमेंट के टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि सब लोग एक नए सिस्टम को समझकर उसे फॉलो कर सकें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चेंज मैनेजमेंट रिफर्स टू द अप्रोच, टूल्स एंड प्रोसेसेस यूज टू हैंडल, यानी कि हैंडल किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस और कल्चर। वही चीज़ लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, प्रोसेस और कल्चर में कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उन्हीं को हैंडल करना, उन्हीं उन्हीं को हैंडल करने के अप्रोच, टूल्स और प्रोसेस को हम लोग चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग इंडिविजुअल्स, टीम एंड इंटायर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द ट्रांजिशन एंड इंश्योरिंग द सक्सेसफुल एडॉप्शन ऑफ द चेंज। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल्स या टीम या फिर पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग गाइड करते हैं ताकि वो स्मूथली स्मूथली ट्रांजिशन कर सकें, यानी कि उसमें चेंजेस में ढल सकें और उसे अडॉप्ट कर सकें, यानी कि चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें सक्सेसफुली। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मॉडल्स फॉर चेंजेस। यानी कि मॉडल्स फॉर चेंजेस समझने से पहले एक एग्जांपल से मैनेजमेंट ऑफ चेंज को समझते हैं। मान लीजिए जब एक कंपनी अपने मैनुअल काम को डिजिटल काम का डिसीजन लेती है। यानी कि कोई काम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैनुअली होता था, यानी कि लोगों के द्वारा होता था मैनुअली। यानी कि समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर अ, कैसे समझें, हाँ, बुक कीपिंग समझ लीजिए। सारी चीज़ें डेटा एंट्री हमारी नोटबुक में होती थी। तो ये मैनुअल काम होता था जिसमें एक कई सारे एम्प्लॉय मिलके काम करते थे। और कुछ समय बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं, चेंजेस हुआ। यानी कि अब चेंजेस हो के क्या हो गया, अब मैनुअली नहीं होता था, अब कंप्यूटर से काम होने लगा। यानी कि अब जो डेटा एंट्री होती थी, ये सारी चीज़ें अब कंप्यूटर में होती थी, किसी सॉफ्टवेयर में। तो उसमें जो कि एक अब चेंज हो गया। यानी कि अब सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यानी कि अब डेटा को एंट्री करना अब कंप्यूटर में होगा, या ना कि मैनुअली बुक में जो होता था पहले। तो यहाँ पे चेंजेस हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में हम उसे हैंडल करते हैं। तो सब एम्प्लॉयज़ को नए सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि पहले तो कॉपी में सिंपली लिख देते थे जो भी डेटा एंट्री करनी थी, लेकिन अब चेंज होके अब किस में करना है, कंप्यूटर में। तो अब सारे एम्प्लॉयज़ को नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा और उसे सीखना पड़ेगा। तो इस नए सिस्टम को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंज मैनेजमेंट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं मॉडल्स फॉर चेंजेस। यानी कि चेंजेस को समझना और इम्प्लीमेंट करने के कई फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं इफेक्टिवली चेंज को इम्प्लीमेंट करने में। तो इस प्रकार कुछ है। सबसे पहला यहाँ पे है लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। यानी कि लेविन का मॉडल चेंज को मैनेज करने का सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक है। ये मॉडल 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। यानी कि लेविन मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन चेंज मैनेजमेंट मॉडल कंसिस्टिंग 3 स्टेजेस। यानी कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर चेंज मैनेजमेंट मॉडल है। यानी कि कैसे चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें 3 स्टेजेस लेविन्स ने बताए थे: अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो चलिए इनको बारी बारी से समझते हैं क्या है। अनफ्रीज का मतलब होता है
पुराने तरीकों को छोड़ देना, और चेंज का मतलब होता है बदलाव का एक्चुअल प्रोसेस या ट्रांजिशन, और रीफ्रीज का मतलब नए सिस्टम को अडेप्ट करना। यानी कि पुराने को अनफ्रीज कर देना, फिर चेंज को अडॉप्ट करना, और रीफ्रीज यानी कि अब नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना। तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अनफ्रीज में क्या है। प्रिपेयरिंग, थोड़ा सा हाईलाइट करते चलेंगे। प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर इट एंड ब्रेकिंग डाउन द एग्जिस्टिंग स्टेटस क्वो। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बदलाव के लिए तैयार किया जाता है। यानी पहले पुराने सिस्टम और तरीके को एनालाइज करके समझा जाता है क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं। पुराने स्टेटस क्यू को प्रैक्टिस को अनफ्रीज करना होता है, मतलब पुराने नॉर्म्स को तोड़ना पड़ता है। यानी कि जो पहले चीज़ें यूज हो रही थी उन्हें छोड़ना पड़ता है, अनफ्रीज किया जाता है। ब्रेकिंग डाउन इन एग्जिस्टिंग स्टेटस क्यू। तो उसके बाद स्टेज है चेंज का। यानी कि इस स्टेज में बदलाव का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। यानी नए प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और लोगों को नए तरीके से काम करने की आदत डालनी पड़ती है। सबको नए सिस्टम या मेथड से फेमिलियर करवाया जाता है। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स वेयर पीपल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द चेंजेस। यानी कि इसमें न्यू वे ऑफ डूइंग यानी कि नए तरीकों को इसमें सीखा जाता है। तीसरा क्या है, रिफ्रीज। स्टेबलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द चेंज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इंश्योरिंग द न्यू मेथड्स आर adopted कंसिस्टेंटली। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन का बदलाव सक्सेसफुल हो जाता है और नए सिस्टम के अकॉर्डिंग काम शुरू हो जाता है, तो रिफ्रीज करना होता है, मतलब नए तरीके को स्टेबलाइज करना। यानी सब लोग कंसिस्टेंटली नए सिस्टम को यूज़ करें और पुरानी हैबिट्स वापस ना आए। तो ये था 11th चेंज मॉडल, चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें 3 स्टेजेज हैं, अन अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में समझा था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले काम हो रहा था, यानी कि कौन सा था, डेटा एंट्री का। तो पहले तो नोटबुक में होता था, रजिस्टर में। तो उसको पहले क्या करना है, अनफ्रीज करना है, यानी कि प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले प्रिपेयर करना है, डायरेक्टली कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं ला देना है कि इस पे आप लोग डेटा एंट्री करिए। पहले प्रिपेयर करना ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर इट एंड ब्रेकिंग डाउन द एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी कि क्यों हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें समझाना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि इसमें ईज़िली हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसकी नीड समझनी पड़ेगी, और धीरे-धीरे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये जो पुराना वाला सिस्टम है। और दूसरे स्टेज में चेंज, यानी कि मूविंग टुवर्ड्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि अब धीरे-धीरे इस वाले न्यू स्टेज में मूव करना पड़ेगा, मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स वेयर पीपल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द चेंज। यानी कि इसमें सारे एम्प्लॉय चेंजेस को देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में क्या है, रीफ्रीज, यानी कि स्टेबलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द चेंज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इंश्योरिंग द न्यू मेथड्स आर अडॉप्ट कंसिस्टेंटली। यानी कि अब इसको रीफ्रीज कर देंगे। अब यही क्या कहते हैं, हमारा काम चालू होगा इसमें, अब इसी में सिर्फ होगा, तो इसको रीफ्रीज कर देंगे और इसको परमानेंटली के हटा देंगे। तो ये था 11th चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जो कि काफ़ी पॉपुलर मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट मॉडल है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉडल क्या है। नेक्स्ट मॉडल है कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। तो कोटर के 8 स्टेप चेंज मॉडल फोकस करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। इस मॉडल में अर्जेंसी क्रिएट करना, विजन बनाना और दूसरों को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है। ये 8 स्टेप के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है ताकि बदलाव स्मूथ हो सके। तो वो 8 स्टेप कुछ इस प्रकार हैं। दिस मॉडल emphasize द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड विजन फॉर चेंज, बिल्डिंग द कोएलिएशन एंड एम्पावरिंग अदर्स। 8 स्टेप्स आर, तो जो 8 स्टेप्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी का क्या मतलब है, अर्जेंसी या ज़रूरत की एहसास कराना। सेंस यानी कि एहसास, अर्जेंसी मतलब कि अर्जेंसी मतलब अर्जेंसी आप समझ सकते हैं। स्टेलाइज का मतलब अर्जेंसी या ज़रूरत का एहसास कराना। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाता है कि क्यों बदलाव ज़रूरी है और उसके बिना क्या दिक्कत हो सकती है। जब लोग समझते हैं कि बदलाव की कितनी ज़रूरत है, तभी वो उस प्रोसेस में इंटरेस्ट होते हैं। तो पहला स्टेप कोटर्स 8 स्टेप मॉडल में यही कहता है, स्टेबलाइज द सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि हमें क्यों बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था कि पहले सारी चीज़ें एंट्री होती थी सिंपल रजिस्टर में,
और उसे चेंज करके हमें कंप्यूटर में करना था, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग एम्प्लॉय को ये बताएंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो पहला स्टेप क्या करता है, स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन को यही बताया जाएगा कि बदलाव की ज़रूरत क्यों है और उसके बिना क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस वाले केस में दिक्कतें यही सी कि बहुत सारे सर्चिंग करना खाली काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है इस जो रजिस्टर वाले एंट्री है, लेकिन कंप्यूटर में काफ़ी इजीली हो जाता है और एंट्री करना भी इजी होता है, और स्टोर करना, रिकवर करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे पहले स्टेप में, यानी कि स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। दूसरा स्टेप है फॉर्म अ पावरफुल कोalition, यानी कि इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रांग लीडरशिप टीम बनाती है जो चेंज को लीड करेगी। एक ऐसी टीम बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं जो चेंजेस के लिए सबको इंस्पायर करते हैं। यानी कि इसमें एक पावरफुल टीम बनाई जाएगी और लोगों को चेंजेस के लिए इंस्पायर करेगी, यानी कि सबको इसकी इंपॉर्टेंस बताएगी कि चेंज करना क्यों जरूरी है। फॉर्म ए पावरफुल कोalition। तीसरे स्टेप में क्रिएट अ विजन फॉर चेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर विजन और गोल सेट करना होता है। ये विजन लोगों को बताता है कि चेंज का आखिरी गोल क्या है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थर्ड स्टेप बताती हैं, क्रिएट अ विजन फॉर चेंजेस, यानी कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि इस वाले स्टेप में हमने फ़ायदे सारे देख ही लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। चौथा स्टेप में कम्युनिकेट द विजन, यानी कि जब विजन बन जाए तो उसे क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में सब तक पहुंचाना जरूरी है। सब लोगों को चेंजेस के विजन के बारे में समझना चाहिए ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर हो सके। तो चौथे स्टेप में हम लोग सारी विजन को कम्युनिकेट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ या पूरी मेंबर्स के बीच में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके सारे चेंजेस। पांचवें स्टेप में क्या है, रिमूव ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिकल का मतलब रुकावटें होती हैं कि रुकावटें क्या क्या हैं। तो रुकावटों को दूर करना इसमें किया जाता है पांचवें स्टेप में। तो हर चेंज प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल आते हैं, तो इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करना होता है ताकि चेंज प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि पांचवें स्टेप में हम ऑब्स्टिकल को रिमूव करते हैं, यानी रुकावटों को, कि चेंज करने में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं उन्हें हम दूर करेंगे पांचवें स्टेप में। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अडॉप्ट इसमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब जो जो रुकावटें आ रही हैं चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, वो सारी चीज़ें पांचवें स्टेप में रिमूव कर दी जाएंगी। तो सिक्स स्टेप क्या कहता है, क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस। तो शॉर्ट टर्म विंस यानी कि जब चेंज प्रोसेस लंबा होता है तो लोग बीच में मोटिवेशन लॉस कर सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करना जरूरी होता है ताकि लोग हर छोटी सक्सेस को देखकर मोटिवेटेड रहें। यानी कि शॉर्ट टर्म विंस इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि बहुत बड़ा चेंज है तो उसको शॉर्ट टर्म विंस में तोड़ के उसे ऐसा बनाया जा सकता है कि ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहें और उनको लगे कि हम लोग इजीली अडॉप्ट कर ले रहे हैं चेंजेस को। तो ये सारी चीज़ें सिक्स स्टेप में बताई गई हैं। सेवन्थ स्टेप क्या है, बिल्ड ऑन द चेंजेस। तो शॉर्ट टर्म विंस के बाद भी चेंज प्रोसेस काम करता रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को नए इंप्रूवमेंट और आइडियाज़ पर काम करते रहना होता है ताकि चेंज और स्ट्रॉन्ग हो सके। यानी कि बिल्ड ऑन द चेंजेस, यानी कि इसमें क्या कहा गया, बदलाव को आगे बढ़ाना। यानी कि शॉर्ट टर्म विंस के बाद जो सिक्स स्टेप में था, क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस, उसके बाद भी चेंज प्रोसेस काम करते रहना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को नए इम्प्रूवमेंट्स और आइडियाज़ पर काम करते रहना होता है और ताकि चेंज और स्ट्रॉन्ग हो सके। यानी कि जो हमने शॉर्ट टर्म विंस बनाए थे कि धीरे धीरे चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, तो यानी कि एक शॉर्ट टर्म विंस के बाद रुक नहीं जाना है, बिल्ड ऑन द चेंजेस, यानी कि हमें आगे बढ़ते रहना है और कंप्लीटली उस चेंज को अडॉप्ट कर लेना है। आठवां, एंकर द चेंजेस इन द कॉरपोरेट कल्चर। तो इसका क्या मतलब है, एंकर द चेंजेस इन कॉरपोरेट कल्चर, यानी चेंज को कल्चर के हिस्सा बनाना। यानी चेंज को कल्चर का हिस्सा बनाना का मतलब क्या है, जब चेंज सक्सेसफुल हो जाए तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का परमानेंट पार्ट बनाना जरूरी होता है ताकि पुराने तरीके वापस ना आ जाएं और नए प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाएं। जैसा कि एग्जांपल के तौर में हमने जो एग्जांपल लिया था डेटा एंट्री का, पहले जो रजिस्टर पे हो रहा था पेन का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं या कि चेंज हो गई हैं, अब कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। तो ये सारी चीज़ें को क्या किया जाता है, एंकर द चेंजेस इन कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कि इन सबको ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि पुराने चीज़ें अब फिर से यूज ना हो, इन्हीं पे हम लोग को अडॉप्ट कर लेना है, अब सारी चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट रहेंगी। तो ये था क्वार्टर्स एट स्टेप चेंज मॉडल।
तो यहाँ ये दूसरा मॉडल कंप्लीट होता है मैनेजमेंट चेंज का। अब देखते हैं जो थर्ड मॉडल है, एडीकेआर मॉडल, अडकार मॉडल। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। तो एडकर मॉडल एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के हर इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस मॉडल के 5 स्टेप सीक्वेंशियल होते हैं जो चेंजेस को इफेक्टिवली बनाते हैं। ये डेवलप बाय प्रोस्की है। दिस मॉडल फोकस ऑन 5 सीक्वेंशियल स्टेप बाय टू इंश्योर इफेक्टिव चेंजेस। तो 5 स्टेप्स कैसे हैं? तो उस 5 स्टेप में सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंजेस, यानी कि बदलाव की ज़रूरत का एहसास होना। पहला स्टेप है लोगों को ये समझाना कि चेंज क्यों ज़रूरी है। जब तक एम्प्लॉयज़ को बदलाव की ज़रूरत का एहसास नहीं होगा, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आटकर मॉडल में हम लोग सबसे पहले नीड फॉर चेंजेस का अवेयरनेस फैलाते हैं, यानी कि उसकी ज़रूरत ही क्यों है। दूसरा स्टेप है डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंजेस। डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंजेस, यानी कि बदलाव को सपोर्ट करने की इच्छा। डिज़ायर टू सपोर्ट यानी कि बदलाव को सपोर्ट करने की इच्छा, यानी कि जब लोग बदलाव की ज़रूरत को समझते हैं, तो उनमें उनमें इस प्रोसेस को सपोर्ट करने की, पार्टिसिपेंट करने की इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा तभी आ जाएगी आएगी जब उन्हें लगता है कि बदलाव से उनका फ़ायदा होगा। यानी कि डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंजेस, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। उनको ये पहले तो अवेयर करना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है चेंजेस की। और दूसरे स्टेप में डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट, यानी कि उन्हें जब पता चलेगा कि इसमें कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना ईजी है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे खुल के। डिज़ायर टू सपोर्ट यानी कि सपोर्ट करेंगे उस चेंज को। तो ये दूसरा स्टेप था एडकर मॉडल का। तीसरा स्टेप है नॉलेज ऑफ हाउ टू चेंज, यानी कि बदलाव कैसे करना है और कैसे होगा। नॉलेज यानी कि नॉलेज ऑफ हाउ टू चेंज, यानी कि अब जब लोग बदलाव को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि पहले स्टेप में तो अवेयरनेस फैलाया हमने, नीड उसकी चेंजेस। दूसरे में उनका सपोर्ट ले लिया, यानी कि एम्प्लॉयज़ सपोर्ट कर रहे हैं आप चेंजेस के लिए। तो अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जब लोग बदलाव को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि बदलाव कैसे होगा, यानी नए सिस्टम को कैसे यूज करना है, क्या चेंजेस आएंगे और नए स्किल्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं थर्ड स्टेप में, नॉलेज ऑफ हाउ टू चेंज, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को नॉलेज के बारे में बताते हैं क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में बताया जाएगा कि कैसे यूज करना है ये सॉफ्टवेयर्स फॉर डेटा एंट्री। तो ये था थर्ड स्टेप एडगर मॉडल का। फोर्थ स्टेप है एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर, यानी कि नई स्किल और बिहेवियर को अप्लाई करने की स्किल या क्षमता कह सकते हैं। तो सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज़ को नए सिस्टम को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। तो इसी एग्जांपल के तौर पर नॉलेज तो है, यूज कैसे यूज किया जाता, क्या होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर चलाना की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए ट्रेनिंग सेशन भी चलाए जाते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो स्किल बिल्ड कर पाएँ और काम को ईज़िली कर पाएँ। तो ये था चौथा स्टेप। पाँचवाँ है रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंजेस, यानी कि बदलाव को सस्टेन करने के लिए रीइंफोर्समेंट, यानी जब चेंज सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि नए सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। इसके लिए रीइंफोर्समेंट या इंकरेजमेंट दिया जाता है, ताकि लोग वापस पुराने तरीके को यूज़ ना करें। तो ये था रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंजेस। तो ये था एडकर मॉडल फॉर चेंजेस। तो अब तक हमने 3 मॉडल देख लिए हैं चेंज मैनेजमेंट के। सबसे पहला लिविंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें 3 स्टेजेस होते थे, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज, यानी कि पुराने को अनफ्रीज करना, फिर चेंज कर लेना, फिर जो चेंज होने के बाद उसे फिर से फ्रीज कर देना, रीफ्रीज। तो ये था लिविंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल। दूसरा मॉडल था क्वार्टर 8 स्टेप चेंज मॉडल, जिसमें 8 स्टेप में बताया गया था कि चेंज चेंज को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले स्टेबलाइज सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि इम्प्लॉयज़ या टीम के बीच में हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी स्टेबलाइज करनी पड़ेगी, यानी उन्हें बताना पड़ेगा कि चेंज की क्यों ज़रूरत है। फिर उसके बाद फॉर्म अ पावरफुल कोलिएशन, यानी कि एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि सभी को इजीली अच्छे से समझा पाए। क्रिएट अ विजन फॉर चेंज, यानी कि एक विजन क्रिएट करना पड़ेगा चेंज के लिए। कम्युनिकेट द विजन, और उस विजन को बताना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज़ को।
रिमूव ऑब्स्टिकल और सारी रिकॉर्डों को रिमूव करना पड़ेगा, क्रिएट शॉर्ट टर्म व्यूज बनानी पड़ेगी ताकि किसी बड़े चेंज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सारे चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए, बिल्ड ऑन द चेंजेस और उस चेंज पे बढ़ते चले जाना है, एंकर द चेंजेस इन द कॉर्पोरेट कल्चर और उस चेंज को अडॉप्ट कर लेना है लास्ट में। ये थे 8 स्टेप ऑफ कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। और थर्ड मॉडल था एडकर मॉडल, जिसमें हमने 5 स्टेप सिक्वेंशियल स्टेप देखे, जिसमें सबसे पहला अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज, यानी कि सारे सारे मॉडल्स में पहला स्टेप यही है कि अवेयरनेस फैलाना कि चेंज की ज़रूरत ही क्यों है। फिर दूसरे में डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंज, यानी कि एम्प्लॉयज़ का डिज़ायर और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें सेकंड में आती हैं। थर्ड में नॉलेज ऑफ हाउ टू चेंज, यानी कि जब एम्प्लॉयज़ सपोर्ट करने लगे चेंज को तो नॉलेज उनको देना कि कैसे चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर एंड री इन्फॉर्मेशन टू सस्टेन द चेंजेस। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ चेंज मॉडल्स हैं, लेवेंस चेंज, कोटर्स 8 स्टेप और एडकर मॉडल। अब देखते हैं फोर्स फॉर चेंज क्या होता है। Change does not occur in isolation. Various internal and external forces drive the need for it. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कभी अकेले नहीं होता। इसके लिए एक या एक से ज़्यादा रीजन या ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी। इन फोर्सेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम, प्रोसेसेस या फिर स्ट्रेटजी में बदलाव करने पड़ते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि फोर्स फॉर चेंजेस, यानी कि चेंजेस को कौन फोर्स कर रहा है, यानी कि चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल फोर्सेस, यानी कि इंटरनल फोर्सेस वो कारण होते हैं, यानी कि किस कारण से चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहला इंटरनल फोर्स, यानी कि इंटरनल कारण वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आते हैं और बदलाव की ज़रूरत को पुश करते हैं। तो चलिए इन्हें सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अपग्रेडिंग इंटरनल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, यानी कि जब कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है या नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोसेस में बदलाव करना पड़ता है। नए सॉफ्टवेयर या टूल्स को अडॉप्ट करने का अहम फैक्टर होता है। तो हमने शुरुआत में एग्जांपल में समझा था कि जो रजिस्टर में डेटा एंट्री हो रही थी उसे आप कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने में चेंज हो रहा है, तो वो था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि इंटरनल फोर्स कहलाएगा। दूसरा है लीडरशिप चेंजेस, न्यू लीडरशिप में अल्टर कंपनी स्ट्रेटजी एंड वैल्यू, यानी कि जब कंपनी में नए लीडर्स आते हैं या टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो नई लीडरशिप अपनी स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बदल सकती है। इस वजह से पुराने तरीकों में चेंज लाना पड़ता है। तो ये दूसरा फैक्टर है फोर्स फॉर चेंज का, यानी कि जब ये हमने देखा था टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल में जब चेंजेस लोग चेंज हो जाते हैं तो अपनी नई स्ट्रेटेजी से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सारे चेंज करने पड़ते हैं। तो ये इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, दूसरा लीडरशिप चेंजेस, तीसरा है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, शिफ्ट इन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और इंकरेजमेंट कैन प्रॉम्प्ट चेंजेस, यानी कि जब एम्प्लॉयज़ अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते या नए बेनिफिट्स या वर्क इन्वायरमेंट की उम्मीद करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा कारण है चेंज करने की ज़रूरत के लिए, यानी कि ये सारे इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, यानी कि इंटरनल कारण है ये सारे किसी भी चेंज को अकर होने के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने देखा, लीडरशिप चेंजेस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, यानी कि एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये थी 3 इंटरनल फोर्सेस। अब देखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस वो कारण होते हैं जो कंपनी के बाहर से आते हैं लेकिन इनका असर ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली होता है। इसमें मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक चेंजेस और गवर्नमेंट रेगुलेशन जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला है मार्केट कंडीशन, समझते हैं। कम्पिटिटिव प्रेशर में फोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवॉल्व, यानी कि मार्केट में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता है और अगर एक कंपनी अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं करती तो वो मार्केट से पीछे रह सकती है। कम्पिटिटिव प्रेशर कंपनी को
नया सोचने या नए प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए मजबूर करता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जब मार्केट में बनाना चाहती है, तो किसी पुरानी स्ट्रेटेजी पर चलती रहेगी तो काफ़ी पीछे हो जाएगी। तो मार्केट कंडीशन को देखते हुए भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाती हैं। दूसरा है रीजन है इकोनॉमिक कंडीशन। रिसेशन और इकोनॉमिक बूम्स कैन इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। यानी कि इकोनॉमिक अप्स या डाउन्स का डायरेक्ट असर कंपनी पर होता है। रिसेशन या इकोनॉमिक बूम दोनों सिचुएशन में कंपनीज को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जब रिसेशन होता है तो कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले सकती हैं, जैसे कि ले ऑफ या प्रोजेक्ट डिलेस। यानी कि रिसेशन के केस में ले ऑफ्स लेना पड़ता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है कुछ समय के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि सभी को स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराया जा सके, क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है उस समय, तो सारे लोगों को सैलरी देना मुश्किल पड़ जाता है। तो उस समय में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अपने प्रोसेसेस में, और कुछ लोगों का ले ऑफ करना पड़ता है, और भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो ले ऑफ हो गया, और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स को डिले भी करना पड़ जाता है इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यानी कि बाहरी कारण हैं किसी भी चेंज को अपनाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जिसमें सबसे पहला मार्केट कंडीशन में था, कंपटीशन बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे रिसेशन वाले केस में चेंजेस जैसे ले ऑफ, प्रोजेक्ट डिलेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इकोनॉमिक बूम्स में भी वही चीज सेम उल्टा हो जाता है। रिसेशन वाले केस में जो हुआ था ले ऑफ, इसमें हायरिंग होने लगती है ज़्यादा, प्रोजेक्ट नए नए लिए जाते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फोर्स में कराती हैं। तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। चेंजेस इन लॉज और इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कैन मैंडेट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी गवर्नमेंट के नए लॉज या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं कि वो अपने बिजनेस प्रैक्टिस में चेंजेस करें। जब लॉ या रेगुलेशन चेंज होती है तो उससे एडजस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ उनको चलना पड़ता है। चेंजेस इन लॉ एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कैन मैंडेट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है। तो ये थे फोर्सेस फॉर चेंज, जिसमें हमने यानी कि चेंज को कौन फोर्स कर रहा है, यानी कि मजबूर कौन कर रहा है चेंज होने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दो फैक्टर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हो रही थी वो, और एक्सटर्नल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो कारण थे। अंदर में था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लीडरशिप चेंजेस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। और वहीं एक्सटर्नल में मार्केट कंडीशन, यानी कि मार्केट की कंडीशन देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस लेते हैं। दूसरा था इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि रिसेशन में, इकोनॉमिक बूम में, ये सारी चीज़ें में भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस लेते थे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में, यानी कि कुछ लॉज या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये थे फोर्स फॉर चेंजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर चेंजेस। नीड फॉर चेंजेस चलिए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो चेंज की ज़रूरत कई फैक्टर से आती है। ये फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं कि वो अपने प्रोसेसेस, सिस्टम्स या स्ट्रेटजीज को अपडेट करें, ताकि वो रिलेवेंट और कम्पिटिटिव बने रहें। चलिए इन ज़रूरतों को डिटेल में समझते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कांस्टेंट इनोवेशन रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू अपडेट सिस्टम्स एंड स्किल्स। यानी कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है, बदल भी रही है। इस इनोवेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सिस्टम्स और स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट नहीं करती तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये भी नीड फॉर चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि यदि एक सॉफ्टवेयर कंपनी अगर नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स को इस्तेमाल कर नहीं करती, तो वो नए प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स को लूज़ कर सकती है। यानी कि नए क्लाइंट्स सिर्फ नए जो नई न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें ही अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज़ करेंगी और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अडॉप्ट नहीं करेंगी, तो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगी। तो चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नीड फॉर चेंज यही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है कस्टमर एक्सपेक्टेशन।
तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन यानी कि कस्टमर की उम्मीदें, शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड्स एंड बिहेवियर, नेसेसिटेट चेंजेस टू रिमेन कम्पिटिटिव। यानी कि कस्टमर की डिमांड्स और बिहेवियर हर वक्त बदलती रहते हैं। जब कस्टमर्स की नीड्स बढ़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें फुलफिल करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज करने पड़ते हैं। ये चेंज ज़रूरी होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें। तो ये था कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिसमें शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड्स और बिहेवियर नेसेसिटेट चेंजेस टू रिमेन्स कम्पिटिटिव। तीसरा है मार्केट डायनामिक, चेंजेस इन मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन और इकोनॉमिक कंडीशन रिक्वायर कंपनीज टू अडॉप्ट। यानी कि मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन और इकोनॉमिक कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती हैं। जब मार्केट में नए कंपटीटर आते हैं या इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तो कंपनीज को अडॉप्ट करने के लिए ये चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। ये एडॉप्टेशन इन्हें मार्केट में रिलेवेंट बनाए रखते हैं। तीसरा नीड है चेंज का क्राइसिस सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशनल challenges like declining performance, low morale, or financial issues often drive the needs for immediate changes। यानी कि कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उनके परफॉर्मेंस को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि लो मोरल, डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल इश्यूज। ये सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट चेंजेस करने के लिए मजबूर करती हैं ताकि वो अपने आप को संभाल सकें। तो ये सारी चीज़ें थी, जो पॉइंट थे कि नीड फॉर चेंजेस यानी कि चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं: टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मार्केट डायनामिक्स और क्राइसिस सिचुएशन। ये सारी चीज़ों की वजह से चेंज की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं अल्टरनेटिव चेंजेस टेक्निक्स। यानी कि अल्टरनेटिव चेंजेस टेक्निक्स का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं हम। यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस पे काम करने के लिए अलग-अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। हर कंपनी अपने सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट टेक्निक चूज़ करती है ताकि बदलाव स्मूथली हो और एम्प्लॉयी उसे अडॉप्ट कर सके। तो चलिए कुछ कॉमन अप्रोचेस को समझते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जिसमें सबसे पहला है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। जब एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है तो उनका एक्सेप्टेंस बढ़ता है और वो कम रेसिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को करने के लिए, करने के लिए। जब एम्प्लॉयज़ का इनपुट लिया जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, इससे वो चेंज को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट कराना, इन्वॉल्विंग इंगेजिंग एम्प्लॉयज़ इन द चेंज प्रोसेस बाय इन्वॉल्विंग देम इन द डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस एंड रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस। यानी कि वो चेंज को रेसिस्ट नहीं करेंगे जब उनको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा डिसीजन मेकिंग। तीसरी टेक्निक है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। thoroughly educating employees about the need for changes and keeping communication transparent helps reduce anxiety and build trust। यानी कि चेंज के लिए एजुकेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को चेंजेस के रीजन्स और नीड के बारे में एजुकेट करती है तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं और बदलाव क्यों ज़रूरी है। साथ ही ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंग्जाइटी को भी कम करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो तीसरा टेक्निक है आपका निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। व्हेन रेजिस्टेंस टू चेंज इज एंटिसिपेटेड, नेगोशिएशन स्टेक होल्डर कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव बाय एड्रेसिंग कंसर्न्स। यानी कि जब कंपनी को पहले से पता होता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स या एम्प्लॉयज़ चेंज चेंज को रेजिस्ट करेंगे, यानी कि उसे अपोज करेंगे, तो निगोशिएशन एक अच्छा तरीका होता है। इसमें कंपनीज उनके कंसर्न्स को एड्रेस करती हैं और उनके साथ डील बनाती हैं या डील करती हैं कि ताकि ऑब्जेक्टिव दूर हो जाए, अरे ऑब्जेक्शंस दूर हो जाए, यानी कि जो उनके कंसर्न्स है जिस वजह से वो रेसिस्ट कर रहे हैं चेंजेस के लिए, वो सारे दूर किए जाते हैं निगोशिएशन और एग्रीमेंट के थ्रू। चौथा है कोऑर्शन। तो इसमें क्या होता है, कोऑर्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंपनीज अपने फॉर्मल अथॉरिटी या पावर का यूज़ करके चेंज को इन्फोर्स करती है। ये अप्रोच तब यूज़ होती है जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है और इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी होता है। हालांकि ये अप्रोच डिज़ायरेबल नहीं होता, लेकिन कभी-कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद है पाँचवां पायलट प्रोजेक्ट।
Introducing changes in small, manageable portion, a pilot program can reduce risk and help identify issues before full-scale implementation. यानी कि पायलट प्रोजेक्ट एक स्मार्ट टेक्निक है जिसमें कंपनी चेंजेस को एक स्मॉल स्केल पर इम्प्लीमेंट करते हैं करके टेस्ट करती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि चेंजेस को पहले छोटे लेवल पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और रिस्क भी कम हो जाता है। अगर पायलट सक्सेसफुल हो जाता है तो चेंज को फुल स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये थे टेक्निक्स यानी कि क्या कहते हैं अल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स यानी कि चेंज को करने की टेक्निक्स थी। अब देखते हैं न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी कि आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन चेंज को हैंडल करने के नए तरीके अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस इन्वायरमेंट इवॉल्व हो रहे हैं वैसे वैसे चेंज को मैनेज करने के इनोवेटिव मेथड्स भी आ रहे हैं। चलिए कुछ नए ट्रेंड्स को देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं इस टाइम चेंज को मैनेज करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है अजाइल चेंज मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है अजाइल प्रिंसिपल्स फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी कोलैबोरेशन एंड आइटरेटिव प्रोसेसेस अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू चेंज एंड फीडबैक। यानी कि अजाइल एक ऐसा अप्रोच है जो फ्लेक्सिबिलिटी कोलैबोरेशन और आइटरेटिव प्रोसेस पर फोकस करता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से जल्दी चेंज और फीडबैक के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। अजाइल मेथड्स का यूज करके कंपनीज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पर ध्यान देती हैं और चेंजेस को जल्दी इम्प्लीमेंट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि वही फिर से एग्जाम्पल लेते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी वाला। एक सॉफ्टवेयर कंपनी अजाइल मेथड का यूज़ करके छोटी-छोटी चेंजेस जल्दी से इम्प्लीमेंट करती हैं और हर स्टेज पर फीडबैक लेती हैं ताकि इम्प्रूवमेंट किए जा सके। दूसरा मेथड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू द फंडामेंटल चेंजेस इन द ऑपरेशंस एंड वैल्यूज डिलीवरी। यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंपनीज के हर एरियाज में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। ये एक फंडामेंटल चेंज लाता है एक कंपनी के ऑपरेशंस और वैल्यू डिलीवरी में। आजकल की कंपनी अपने प्रोसेसेस को डिजिटल टूल्स के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंट बना रही हैं हर एक फील्ड में यानी कि ऑल एरियाज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये था। तीसरा है एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंजेस। एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंजेस क्या है देयर इज अ ग्रोइंग फोकस ऑन एम्प्लॉय well-being and engagement in the change process. Organizations are increasingly taking a human-centered approach to change management. तो इसमें क्या होता है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक हो रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय की वेलबींग और इंगेजमेंट को पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है चेंजेस प्रोसेस में। कंपनीज अब ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स और नीड्स का ध्यान रखा जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन हाई रहे। तो ये एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंजेस हैं यानी कि इसमें उनकी एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होता है किसी भी चेंज मैनेजमेंट में। इसके बाद है सस्टेनेबिलिटी एंड कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर बदलाव करना। सस्टेनेबिलिटी एंड कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में यही बोलेंगे पर्यावरण और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर बदलाव करना। तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसे चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। मतलब वो ऐसे बिजनेसेस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। तो वही चीज़ लिखी हुई है ऑर्गेनाइजेशंस आर अडॉप्टिंग चेंजेस दैट अलाइन विद द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स। तो ये थे क्या कहते हैं न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। अब देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करना। चेंज एम्प्लॉयज़ के लिए यूज स्ट्रेसफुल हो सकता है यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज हो रहा है पुरानी टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हो सकता है जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो वो चेंज को ज़्यादा इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये सीधे सीधे पता चल जा रहा है इस सोर्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि कहाँ से स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना। कॉमन सोर्स इंक्लूड फियर ऑफ अननोन कंसर्न अबाउट जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज वर्कलोड डिस्ट्रप्शन टू स्टेबलाइज रूटीन्स। यानी
चेंज के टाइम पर कुछ कॉमन सोर्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि अननोन का फियर, जॉब सिक्योरिटी के बारे में चिंता, वर्कलोड का बढ़ना या रूटीन में डिस्ट्रप्शन होना। इन सोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। ये टेक्निक्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तो इसमें सोर्स ऑफ स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरे स्टेप में प्रोवाइडिंग सपोर्ट सिस्टम, ऑफरिंग काउंसलिंग, मेंटरिंग और एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम कैन हेल्प alleviate स्ट्रेस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यानी कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना उनका स्ट्रेस कम करने के लिए एक अच्छा तरीका है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना उनका स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छा तरीका है। काउंसलिंग, मेंटरिंग या एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जैसे सिस्टम्स हेल्प करते हैं उनको स्ट्रेस मैनेज करने में, स्पेशली जब वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज फेस कर रहे होते हैं। तीसरा स्टेप है ओपन कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ चेंज, टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फियर। यानी क्लियर और रेगुलर कम्युनिकेशन चेंज के प्रोसेस को बारे में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जब एम्प्लॉयज़ को चेंज के पर्पस, टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड आउटकम पता होते हैं, तो उनकी अनसर्टेनिटी और फियर कम हो जाती है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अपडेट देती हैं कि नई सिस्टम कब इम्प्लीमेंट होगा और कैसे उनके काम को इम्प्रूव करेगा, तो वो ज़्यादा काम और प्रिपेयर रहेंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Ensuring employees are equipped with necessary skills to adapt change can reduce anxiety related to competence and capability। यानी कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना और उनकी स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी होता है, ताकि वो चेंज को ईजिली अडॉप्ट कर सकें। जब एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, तो उनको लगता है कि वो चेंज के लिए रेडी हैं और उनका स्ट्रेस कम होता है। सबसे लास्ट टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वेलनेस प्रोग्राम्स। Organization can introduce wellness program that are focused on both physical and mental well-being, such as mindfulness training, fitness activities, and mental health days। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वेलनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, फिटनेस एक्टिविटीज़ और मेंटल हेल्थ डेज। ये सब एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़फुल होते हैं और बेटर फील कराने में भी काफ़ी मदद करते हैं। यानी कि एक आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लिए वीकली माइंडफुलनेस सेशन ऑर्गेनाइज कर सकती है, जिसमें वो रिलैक्स कर सकें और अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। तो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन नए ट्रेंड्स और अप्रोचेस अपना रहे हैं, ताकि बदलाव को आसान और इफेक्टिव बनाया जा सके। चाहे वो अजाइल प्रिंसिपल्स हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या हो एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंजेस, सबका गोल एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करना। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयज़ ईज़िली ईज़िली अडॉप्ट कर सकें और अपना बेस्ट दे सकें। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 5, जो कि था मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट यहाँ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट 6, जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो यूनिट 6 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।